वेलकम टू अन अकेडमी गाइस। मेरा नाम है नवदीप। आप इन्हें जानते ही होंगे। ये है अशोक खेमका जी, जिन्हें अपनी ऑनेस्टी के करके 30 साल के कैरियर में 57 टाइम्स ट्रांसफर किया गया। ये है डॉक्टर राजू नारायण स्वामी जी। इन्हें भी अपने 30 साल के कैरियर में 30 से ज्यादा बार ट्रांसफर किया गया। दोनों में चीज एक कॉमन है, दोनों करप्शन के खिलाफ लड़े, अपनी ऑनेस्टी के करके बार बार इन्हें ट्रांसफर किया गया। और कहीं ना कहीं दोनों को वो सही पोजीशन नहीं मिली जिसके ये हकदार थे सिविल सर्विसेज में। एक और चीज इनको जोड़ती है, दोनों के दोनों 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर्स। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि डॉक्टर राजू नारायण स्वामी उस बैच के टॉपर थे। यानी जब 1991 के यूपीएससी के एग्जाम का रिजल्ट आया तब डॉक्टर राजू नारायण स्वामी उसमें रैंक 1 थे। अशोक खेमका जी भी अच्छी रैंक के साथ उसी बैच में आईएएस अधिकारी बने। एक और चीज दोनों को जोड़ती है, दोनों के दोनों आईआईटीएन। डॉक्टर राजू नारायण स्वामी आईआईटी मद्रास से हैं, जबकि अशोक खेमका जी आईआईटी खड़गपुर से। एक चीज आपको बता दूं डॉक्टर राजू के बारे में कि इन्हें एमआईटी में यूएसए में 100% फ्री स्कॉलरशिप दी गई थी वहां आगे पढ़ने के लिए। लेकिन इन्होंने एमआईटी ज्वाइन नहीं किया, आईएएस ज्वाइन किया। तो शुरू से ही एक ब्राइट स्टूडेंट ये रहे। अशोक खेमका जी 57 बार ट्रांसफर हुए। राजू जी 34 साल की सर्विस में 32 टाइम्स ट्रांसफर हो चुके। क्यों? क्योंकि ये करप्शन के खिलाफ लड़े, अपनी ऑनेस्टी दिखाई और सिस्टम को ये पसंद नहीं है। रिसेंटली ये ट्वीट जो है ना बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। ये श्रीधर वेम्बू जी है, इनकी एक कंपनी है जोहो, जिसके बारे में आपने सुना होगा। एक पोस्ट जो था ट्विटर पे वो वायरल हो रहा था डॉक्टर राजू के लिए, इनकी ऑनेस्टी के लिए। इन्होंने कितनी किताबें लिखी, आईआईटीएन है, और कैसे इन्हें ट्रांसफर किया गया। कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज में इन्हें सही पोजीशन नहीं दी गई। उस ट्वीट का जवाब श्रीधर वेम्बू जी ने दिया कि ये उनके बैचमेट थे आईआईटी मद्रास में। उन्होंने ये भी कहा कि ये केरला से ही आते हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट थे। जहां श्रीधर वेम्बू जी और इनके बाकी साथियों ने आईआईटी के बाद यूएसए गए, ये इंडिया में ही रहे डॉक्टर राजू। डॉक्टर राजू अपनी पहली पोस्टिंग से ये प्रूव कर चुके थे कि वो करप्शन के खिलाफ है। इनकी पहली जब पोस्टिंग हुई तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट की थी। जो पैडी फील्ड जानी थी, ट्रांसफर होने वाली थी, उसे रोक दिया, क्योंकि इनके हिसाब से वो गरीब किसानों की जमीन थी और जो रियल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था उससे फ्लड आ सकता। इतना ही नहीं, उसके बाद इन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद ये दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स की डिपार्टमेंट है। वहां पे ये इलीगल लैंड डील्स जितनी भी हो रही थी उसके खिलाफ कड़ी एक्शन लेते हैं केरला। तो ये पॉलिटिशियन की नजर में आ गए। इन्होंने इतना ये भी कहा कि बाद में सरकार ने कहीं ना कहीं ये सोचा कि ऑनेस्ट ज्यादा है, काम करने नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ट्रबल ला रहे हैं, तो इन्हें कोकोनट बोर्ड में डाल दो। आप सोचिए, इतना बड़ा आईएएस अधिकारी है, उसे जगह दी गई कोकोनट बोर्ड में। इन्होंने वहां पर भी करप्शन निकाल दी। फिर वापस इन्हें ट्रांसफर किया गया एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के लिए। वजह सिर्फ एक कि करप्शन को टॉलरेट नहीं करते, और टोटल ऐसे ही करते 34 से 35 बार ट्रांसफर हो चुके। अब ये चीज आप सोचिए कि 34 साल की सर्विस है इनकी, 30 साल से ऊपर अगर आपकी सर्विस हो जाए, आप आईएएस अधिकारी हैं, आप स्टेट के चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं। लेकिन करंटली ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी भी नहीं बनने दिया गया, उल्टा इन्हें 32 टाइम्स ट्रांसफर किया गया। ज्यादातर इनके बारे में एक चीज और बता दूं कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी इनकी ऑनेस्टी का असर पड़ा। इनके जो फादर इन लॉ है वो कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्टर थे, बहुत ही पावरफुल कॉन्ट्रैक्टर थे, ये डीएम थे। तो इनके फादर इन लॉ एक कंस्ट्रक्शन कर रहे थे जिसने पब्लिक रोड को ब्लॉक किया, और एक वहां पे जो मार्जिनलाइज शेड्यूल कास्ट रहते थे, कम्युनिटी जो वहां पर रहती थी, उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे थे। इन्होंने अपने फादर इन लॉ के खिलाफ ही एक्शन ले ली, केस रजिस्टर कर दिया। फादर इन लॉ को जेल गए, उनको जेल हुई इनकी ऑनेस्टी के करके, जिसके करके इनकी वाइफ ने डिवोर्स सीख किया इनसे। आप सोचिए, इतने ज्यादा ऑनेस्ट है कि अपनी पर्सनल लाइफ पे भी उसका हिट लिया। सर्विस पे तो पड़ ही रहा है, पर्सनल लाइफ पे भी उसका हिट लिया इन्होंने। अब आप ये सोचिए कि इतना बड़ा आईएएस अधिकारी, इन्हें कहां पर चेयरमैन बनाया गया कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का।
जहां पे इन्होंने करप्शन निकाली। लेकिन आप ये सोचिए कि इनके जूनियर्स अच्छी अच्छी जगह पर, और ये अपनी ऑनेस्टी के करके भी वो मुकाम नहीं पा पाए सिविल सर्विसेज में जो इन्हें मिलना चाहिए। इन्हें चेयरमैन बनाया गया कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का, वहां भी इन्होंने करप्शन नहीं ढूंढी। लेकिन आप ये खुद ही सोचिए कि क्या केरला जैसी स्टेट, जो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हाई है, वहां पर भी ऑनेस्टी के लिए आपको ये सब झेलना पड़ सकता है। ये एक चार्ट है, आप देखिए यहां पर। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहां देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट में सबसे हाईएस्ट रैंक जो होती है वो चीफ सेक्रेटरी होती है, और चीफ सेक्रेटरी आप बनते हैं 30 साल की सर्विस के बाद। इन्हें चीफ सेक्रेटरी भी नहीं बनने दिया, 32 ईयर्स की इनकी सर्विस। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। आप सोचिए, इतने सारे ओहदे हैं, इनको कोकोनट बोर्ड का कमिश्नर बनाया गया क्योंकि जो इन्होंने लैंड डील, जो मैंने आपसे कहा था कि ये जो लैंड इन्होंने डील पकड़ी हुई थी बहुत बड़ी, कि जो इलीगल लैंड डील्स हो रही थी, इसमें वहां के केरला के एक मिनिस्टर के खिलाफ केस हुआ, उसको रिजाइन देना पड़ा। तो यहां नहीं, एक चीज तो पक्की थी पॉलिटिकल स्फेयर में कि राजू जी कभी भी पॉलिटिकल जो स्पीच होती है, जो पॉलिटिकल लाइन होती है, उसके साथ मैच नहीं करते अपना। ये वही करते हैं जो सही है। अब आप ये चीज देखिए कि किसी भी व्यक्ति को चीफ सेक्रेटरी बनना, एक तो प्रमोशन के बेसिस पे वो बनेगा, उसको कितने साल हुए, 30 साल मिनिमम आपको चाहिए चीफ सेक्रेटरी बनने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनल से होती है वो वहां की चीफ मिनिस्टर की होती है, और केरला की चीफ मिनिस्टर ने इनको चीफ सेक्रेटरी नहीं बनने दिया। उन्होंने क्या कहा, क्यों ये नहीं बनेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशंस, उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल प्रेशर सह नहीं सकते। अगर ये पॉलिटिकल प्रेशर सह नहीं सकते, इन्होंने काफी सारे पावरफुल मिनिस्टर्स, चाहे वो प्रीवियस गवर्नमेंट्स को या इस गवर्नमेंट के हो, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस किए, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तक को रिजाइन देना पड़ा है। यानी जो पॉलिटिशियंस है, जो नेता है, उनके साथ इनकी जमेगी नहीं। ये वहां की गवर्नमेंट का कहना है, इसलिए इनकी जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से ये अनफिट थे। दूसरा रीजन ये है कि अनकोऑपरेटिव। अब देखिए, जो केवल उसी हिसाब से चलते हैं जो रूल बुक में लिखा हुआ है, ऑनेस्ट है बहुत ज्यादा, लेफ्ट राइट नहीं होते, अंडर टेबल कोई काम होता नहीं है, तो वहां की सरकार के हिसाब से अनकोऑपरेटिव। उन्होंने कहा एक आईएएस अधिकारी को डिप्लोमेटिकली फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो ये है नहीं, इसलिए इन्हें चीफ सेक्रेटरी नहीं बनना चाहिए। उसके बाद राजू जी खुद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि मेरी सर्विस इतनी है, मेरे को तो चीफ सेक्रेटरी होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में भी इनका केस डिसमिस हो गया, क्योंकि इनके खिलाफ एसीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल जो रिपोर्ट्स होती है, जो सरकार एक आईएएस अधिकारी के बारे में लिखती है विद हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी, वो मिसिंग थी, वो थी नहीं, इनकम्प्लीट थी। एसीआर रिपोर्ट पूरी नहीं थी, इसलिए इनकी, आप सोचिए, प्रमोशन नहीं हुई, ये केरला के चीफ सेक्रेटरी नहीं बने। ये इनकम्प्लीट एसीआर नहीं, ये ऑनेस्टी है, जिसकी शायद इंडिया में अभी भी जगह नहीं बनती। हम तो ये कहते हैं कि आज हमारा माइंडसेट चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर एक ऑनेस्ट आईएएस अधिकारी शायद सुप्रीम कोर्ट ना जाता अपने प्रमोशन के लिए, इतने ज्यादा रोड ब्लॉक्स ना होते। आपका इस विषय में क्या कहना है? इनकी स्टोरी देखने के बाद मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आईएएस के ही एग्जाम के रिलेटेड एक चीज शेयर करता हूं। इस बार यूपीएससी के टॉपर अनुज अग्निहोत्री और हिंदी मीडियम के टॉपर रविराज जी, दोनों के दोनों हमारी ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं। यदि आप भी आईएएस बनने का सपना पूरा करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी अपनी सब्सक्रिप्शन 16,999 रुपीज में लेके आया आपके लिए। फ्लैट 60% ऑफ है हमारी सारी सब्सक्रिप्शंस पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और आप इस ऑफर को एंजॉय करें और अपनी तैयारी को इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पूरा करें, ताकि आपका आईएएस बनने का सपना घर बैठे अपने कंफर्ट में पूरा हो सके। और इस विषय के बारे में कि क्या ऑनेस्टी की कोई जगह नहीं है, मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेट्स गेट इट गाइस।